चालू कर दिए। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। ठीक है, तो चलिए मैं फिर आज फाइनल है। ठीक है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का आज एंडिंग है। ठीक है, आज खत्म हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए वो आप ये 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। क्या नंबर पूछा जाता है प्रश्न? 5 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। पहले क्या क्वेश्चन पूछा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। उसका रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। पहले तो बोला कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी। क्वेश्चन समझ में आया? पूछा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको हम लोग संतुलित क्यों करते हैं। इतना पूछेगा तो कितने नंबर में पूछेगा? 5 नंबर में या 4 नंबर में। ठीक है, और 2 नंबर में पूछेगा तो खाली पूछेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। 2 नंबर में पूछेगा तो क्या पूछेगा? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो आइए जानते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो पहले इसका जवाब जानते हैं। यदि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकर्मों ने लिखेगा, अभिकारक यहाँ लिखेगा। अभिकारक में जानते हैं यहाँ क्या लिखेंगे? अभिकारक। तो बोला यदि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और अभिकारक बाईं ओर न रहता है, अभिकारक किधर रहता है? बाईं ओर। ठीक है, जैसे ऐसे है H2 प्लस O2, तो बना देता क्या है? H2O। तो इधर वाला अभिकारक रहता है, इधर वाला उत्पाद। तो देखो बाईं ओर है, दाईं ओर। हुआ कि नहीं? तो ही बोला कि यदि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक की ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की कुल संख्या और उत्पाद की ओर के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या कुल संख्या बराबर हो तो उसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझिए, बोला कि अभिकारक तरफ के जितना तत्व है उसका कुल परमाणु संख्या और उत्पाद तरफ के कुल परमाणु संख्या दोनों बराबर हो जाएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। बोलेंगे उत्पाद, इधर अभिकारक है ना, तो अभिकारक तरफ के कुल परमाणुओं की संख्या, किधर के? अभिकारक तरफ के कुल परमाणुओं की संख्या का योग और उत्पाद तरफ के कुल परमाणु संख्या के योग दोनों क्या हो? आपस में बराबर हो जाता है तो उसी क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। समझे कि नहीं? उत्पाद तरफ के परमाणु संख्या और अभिकारक तरफ के परमाणु संख्या का कुल योग, परमाणु संख्या का कुल लेकर जोड़ देंगे, उत्पाद तरफ के कुल परमाणु संख्या को जोड़ देंगे, दोनों जब आपस में बराबर हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा तो उसी क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए इसको देखना है संतुलित है कि नहीं संतुलित है। H2 यहाँ क्या गो हाइड्रोजन है? इधर 2 गो, तो हाइड्रोजन तो बराबर है। ऑक्सीजन क्या गो? इधर क्या गो? 1 गो, बराबर है। तो इसको देंगे तो यहाँ भी देना पड़ेगा। अब देखो संतुलित हो गया कि नहीं? देखो हाइड्रोजन क्या होगा? 2 दूना, यहाँ हाइड्रोजन 2 दूना 4, ऑक्सीजन क्या गो? यहाँ भी ऑक्सीजन क्या गो? 2। तो देखो इधर वाला के परमाणु संख्या इधर वाला के परमाणु संख्या बराबर हो रहा है कि नहीं? इधर वाला के परमाणु संख्या इधर वाला के परमाणु संख्या दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं? तो उत्पादन तरफ की कुल परमाणु संख्या का योग और उत्पादन तरफ के दोनों को बराबर हो जाए तो उसका कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी अभिकारक तरफ का कुल परमाणु संख्या का योग और उत्पाद तरफ के कुल परमाणु संख्या का योग दोनों में जब आपस में बराबर हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में किनको दिक्कत है? बोलेंगे वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक तरफ के कुल परमाणु की संख्या का योग और उत्पाद तरफ के कुल परमाणु की संख्या का योग के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या हो जाए? आपस में बराबर हो जाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत? संतुलित रासायनिक समीकरण में दिक्कत? कौन बोल पाइएगा? आइए चलिए जानिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण बताएंगे अभी सचिन जी। वैसे परमाणु संख्या जिसमें
वैसे परमाणु संख्या जिसमें वैसे रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणु संख्या का योग और उत्पाद के परमाणु संख्या के योग आपस में बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सही है। आइए आइए, आप ही आइए ना। समझे कि नहीं समझे? चलो रेडी रहेगा निश्चय। इसके बाद क्या जान रहे हैं? रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के कुल परमाणु संख्या का योग और उत्पाद के कुल परमाणु संख्या का योग आपस में बराबर है तो वह संतुलित समीकरण है। कहाँ से मिल रहा है? दिमाग में जहाँ था वहीं रहने दो। आओ जी, निशान दो जल्दी। आओ दबनी चलाएगा जी, तुम रेडी रहेगा। इसके बाद ऊपर पंखा चला। संतुलित रासायनिक समीकरण। वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तरफ के कुल परमाणुओं की संख्या योग और उत्पाद के तरफ की कुल परमाणु की संख्या योग बराबर हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। चलिए वेरी गुड। अभी ये लोग जान रहे, तो लोग बुढ़ा रहा है, जानिए न रहा है। इतना इजी है प्रश्न, सिंपल था कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तरफ का कुल परमाणु की संख्या का योग और उत्पाद तरफ के कुल परमाणु की संख्या का योग क्या क्या हो बराबर हो जाए उसे। कहाँ जा रहे हैं? किसको? जाओ ना, फिर आना, छोड़ के चलना ना। वैसे क्या क्वेश्चन क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या? वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया के कुल परमाणु संख्या अभिकारक के कुल परमाणु संख्या का योग और उत्पाद के कुल परमाणु संख्या का योग आपस में जब मिल जाता है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बताइएगा, और कोई बताइएगा? नहीं, चूड़ी पहन लो, ठीक है। बताओ मुन्नी, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वैसी रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों का परमाणु संख्या का योग और उत्पाद का परमाणु संख्या का योग आपस में बराबर हो उसे रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। चलिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणु संख्या का योग और उत्पादक का परमाणु संख्या का योग दोनों आपस में बराबर से संतुलित रासायनिक समीकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तरफ का योग और उत्पाद तरफ के योग दोनों जब आपस में बराबर होते हैं तो उसे रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। चलिए, आप लोग बोलना चाहेंगे? नहीं, चलिए बहुत अच्छा। नहीं बोलना चाहते, बहुत अच्छा। आप नहीं समझे, समझ में नहीं किया। क्या चीज हुआ? हाँ जी, ऐसे रुकल रहता दिल। चल देखो, फिर से समझा रहे। संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक ना होता है इधर उत्पाद, तो अभिकारक तरफ का कुल परमाणुओं की संख्या, ठीक है, का योग और उत्पाद तरफ का कुल परमाणु की संख्या का योग आपस में क्या जाए, बराबर हो जाए, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी बोलेंगे वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक तरफ का तत्वों का कुल पर, इधर तत्व ना, इधर भी तत्व इधर भी तत्व, तो बोलेंगे वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तरफ के तत्वों का कुल परमाणुओं का योग और उत्पाद तरफ का कुल तत्वों का कुल परमाणुओं का योग आपस में बराबर हो जाता है, उसी क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब समझे कि नहीं समझा अभी तक? अरे अभिकारक तरफ जितना तत्व है उसका परमाणु संख्या का जोड़ दीजिए और उत्पाद तरफ के परमाणु संख्या का सब जोड़ दीजिए, दोनों साइड आपस में क्या जाए, बराबर हो जाए, उसी क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। पसंगा कमी किए है कांटा वाला तराजू को,
तो क्या करते हैं, दोनों साइड बराबर करते हैं ना। तो यहाँ भी वही है, अभिकारक तरफ और उत्पाद तरफ, इधर तत्व जो और उधर तत्व, दोनों का परमाणु संख्या आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो उसी क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये तो 2 नंबर पूछेगा, लेकिन 5 नंबर पूछेगा तो पूछेगा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, समीकरण को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं। तो अब क्यों करते हैं उसका जवाब जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। तो संतुलित में किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना है, प्रॉब्लम है, सिंपल सा बोलना है कि अभिकारक तरफ का जो तत्व है उसका परमाणु संख्या का योग और उत्पाद तरफ का जो भी तत्व है उसका परमाणु संख्या का योग, दोनों का जब आपस में बराबर हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब जानते हैं कि समीकरण को संतुलित काहे करते हैं, समीकरण को संतुलित काहे करते हैं, चलिए जानते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान और आवेश को ध्यान में रखकर संतुलित किया जाता है। देखिए कोई भी समीकरण को क्या चीज ध्यान में रखकर संतुलित करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान और आवेश को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। कोई भी समीकरण को हम संतुलित करें तो क्या चीज ध्यान रखेंगे, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो द्रव्यमान और आवेश को ध्यान में रखकर संतुलित किया जाता है। वही द्रव्यमान मतलब कि 2 दूना 4 हो गया इसका परमाणु संख्या, ठीक है। तो कोई भी रासायनिक समीकरण है ना तो उसको संतुलित करेंगे ना तो उसका द्रव्यमान और आवेश को ध्यान में रख कर संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करेंगे तो उसका द्रव्यमान और आवेश को ध्यान में रख के क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। आगे द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, देखिए द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के आधार पर हम जानते हैं कि पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही विनाश। द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहता है ना कि किसी को पदार्थ को न आप बना सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी पदार्थ को न ही आप बना सकते हैं और न ही विनाश कर सकते हैं, ठीक है, उत्पन्न किया जा सकता है न ही विनाश। इस आधार पर हम अभिकारक पदार्थों का संपूर्ण द्रव्यमान और उत्पादित पदार्थों का संपूर्ण द्रव्यमान के बराबर कर देते हैं, तो इसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब समझिए कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन रहेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तरफ के तत्वों का कुल परमाणुओं का योग और उत्पाद तरफ का तत्वों का कुल परमाणुओं का योग आपस में बराबर हो जाता है, तो इसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये तो संतुलित रासायनिक, अब क्यों करते हैं तो लिखेंगे किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय द्रव्यमान और आवेश को ध्यान में रखकर संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसीलिए अभिकारकों तरफ के पदार्थों का संपूर्ण द्रव्यमान और उत्पादों तरफ का पदार्थों का संपूर्ण द्रव्यमान जब आपस में बराबर हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, ठीक है। अरे सब क्या हुआ, यहां से समझे फिर से, बोला किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित उसके द्रव्यमान और आवेश को ध्यान में रखकर करते हैं। कोई भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, उसके द्रव्यमान और आवेश को ध्यान में रखकर उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहता है कि कोई भी पदार्थ को ना आप निर्माण कर सकते हैं और न ही विनाश कर सकते, तो कर क्या सकते हैं, एक रूप से दूसरा रूप में उसको बदल सकते हैं। न आप बना सकते हैं न ही उसको बिगाड़ सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं, एक रूप से दूसरा रूप में कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। जब रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं तो अभिकारक तरफ का कुल तत्वों का द्रव्यमान
और उत्पाद तरफ का कुल द्रव्यमान आपस में जब बराबर हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझे कि नहीं? क्या नीचे यहां से देखिए एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। वो कहता है कि कोई भी पदार्थ को ना आप निर्माण कर सकते हैं, निर्माण मतलब कि नहीं आप बना सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं, नहीं आप खत्म कर सकते हैं, बिगाड़ नहीं आप खत्म कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसीलिए किसी भी समीकरण को हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। उसको बनाते नहीं है बल्कि बदलते हैं, संतुलित करते हैं। समझे कि नहीं? इसलिए लास्ट में बोला है कि किसी भी इसी आधार पर हम क्या करते हैं कि अभिकारक तरफ का द्रव्यमान और उत्पाद तरफ का द्रव्यमान आपस में हम बराबर कर देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। समझे कि नहीं समझे? किनको ने समझ में नहीं आया बोलिए, फिर से समझाएंगे। क्या नहीं समझाया? खड़ा हो। क्या कुछ समझ में नहीं आया? बोलो। शुरू से समझ में नहीं आया। एक क्वेश्चन समझाने में 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो बउआ। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई अलबलाने की आवश्यकता। क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? कोई भी लोहा की वस्तु उसको पेंट काहे करते हैं? काहे करते हैं कोई बता सकते हो बिना पढ़े? अपना हाँ, पहला नंबर है कि सुंदर देखने के लिए, और दूसरा वो भी सही है। नहीं सर नहीं, किस करते, सुंदर लगने के लिए भी पेंट किया जाता है। जैसे गर्ल्स लोग सुंदर लगने के लिए पोचाड़ा करता है ना चेहरा पर, ठीक है। तो इसी तरह से लोहा की वस्तु को हम सुंदर बनाने के लिए पेंट करते हैं, जंग से बचने के लिए भी जंग कर। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि लोहा की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, ठीक है। तो आइए उत्तर जानते हैं। लोहे की वस्तु को हम पेंट दो कारणों से करते हैं। एक तो इस पर जंग लगने से बचाने के लिए करते हैं, और दूसरा इसकी सुंदरता अधिक बढ़ाने के लिए पेंट करते हैं, ठीक है। लोहा की वस्तु को क्यों पेंट किया? दो कारण से किए। पहला कि भैया जंग से बचे और साथ में सुंदर दिखे, सुंदर ना दिखे, कैसा दिखे, सुंदर दिखे। तो लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया पता? उसको जंग से बचाने के लिए और सुंदर नहीं सुंदर बनाने। ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, काजल रघवानी जे बनाना है बना दो पेंट करके। मोटे में तो ठीक रहता है, आंखवा ना सुझता है, काम में गड़बड़ा जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है कि लोहा की वस्तु को पेंट क्यों करता पता चला? सब बोलो क्यों करते हैं। चलो बुआ ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में भोजन का पचना एक रासायनिक अभिक्रिया है कैसे? जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो भोजन पच रहा है, तो जो खाना पच रहा है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो कैसे कहें तो रासायनिक अभिक्रिया, खाना जो खाएं शरीर में जाके डाइजेस्ट हो गया यानी पच गया, तो उसको हम काहे रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कहें? क्वेश्चन समझ में आया? कि खाना जो हम खाते हैं हमारा शरीर में पचता है, और जो ये पचने का पूरा काम है ना उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो काहे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो जानते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, ग्रहण का नाम जो ठूसते हैं, ठीक है। तो ये बोले कि हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर में अंदर जाके क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत में जो ऑक्सीजन से जाके मिलता है, लेते हैं ना सांस, नाक में थुरथुरा देते हैं, और जाके खाना में ऑक्सीजन मिलता है, खाना में ऑक्सीजन जाके क्या हुआ, मिलता है। तो ही बोला है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह हमारे शरीर के अंदर जाके क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होता है, जिसमें हमारे शरीर का ताप क्रम रहता है एवं हमें शारीरिक कार्य करने के लिए बल प्राप्त होता है। यह एक अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन में खाना टूटता है, हाँ, अपघटन में खाना टूटता है। कोई भी टूट रहा है तो अपघटित हो रहा है, पत्थरों तोड़ तो अपघटित हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन था, समझिए बात को, क्वेश्चन था कि हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, हम जो क्या करते हैं खाना खाते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया कैसे है? तब बोले कि जो हम लोग खाना खाते हैं
हम लोग को शरीर में जाता है और ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत होता है यानी ऑक्सीजन से मिलता है, यानी ऑक्सीजन से मिलता है यानी ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, ऑक्सीकृत हुआ ना तो शरीर में हमको उष्मा मिला, उसके यानी ऑक्सीकृत हुआ, उसके फलस्वरूप यानी उसके कारण हमको क्या मिला, उष्मा मिला और एनर्जी मिला, ऊर्जा मिला, जिससे कारण हम कोई भी काम को अच्छा से कर पाते। जो खाना पचने की जो प्रोसेस, उसमें भोजन के क्या होता है, अपघटन होता है। भोजन के क्या होता है, अपघटन होता है, यानी भोजन टूटता है शरीर में जाकर, तब ना गुदा द्वार में छोटा छोटा मेहन के होके निकलेगा, समझे कि नहीं? ठीक है, वॉशिंग मशीन में अच्छा से खींचा जाएगा तब निकलेगा। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है इसमें? आइए देखिए बउआ जी, अरे सुनिए ना, बोला फोटोग्राफी किस रासायनिक क्रिया पर आधारित है? फोटो खींचते हैं तो कचाक सीना बांध देता, देखते हैं लाइट बढ़ता है कि नहीं? ठिचुक ठिचुक, ठीक है, जो ठिचुक ठिचुक हो रहा है तो ही जो फोटो खिंचाता है, तो बोला फोटोग्राफी किस रासायनिक क्रिया पर आधारित, यानी जो फोटो खींचते हैं वो किस रासायनिक अभिक्रिया पर काम करता है? जो फोटो हम खींच रहे हैं कौन सा रासायनिक अभिक्रिया पर काम कर रहा है? ठीक है, तो वही बोले कि फोटोग्राफी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पर काम करता है। फोटोग्राफी किस पे काम करता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पर काम करता है, इसलिए उसमें देखिए प्रकाश निकलता है, जैसे आपको फोटो खींचेगा तो क्या निकलता है, प्रकाश। तो ये बोला कि जो फोटोग्राफी है किस पे काम करता है, प्रकाश रासायनिक ऊर्जा पर काम करता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, AgBr, उसमें प्रकाश मिला तो बना दिया Ag प्लस Br2। ठीक है, यही आपको याद रखना है, इतना ही। बोला फोटोग्राफी किस रासायनिक अभिक्रिया पर काम किया, तो बोले कि फोटोग्राफी प्रकाश रासायनिक ऊर्जा पर काम करता है। और उदाहरण तो पता है कि आप लोग कितना तेज है उदाहरण याद करने में। Ag प्लस Br2 बन, कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वलन ताप क्या है? आप लोग परेशान थे कि ज्वलन ताप क्या होगा सर, क्या पढ़ेंगे? ज्वलन ताप क्या है, क्या पढ़ेंगे? ज्वलन ताप क्या है, आइए जानते हैं। वह निम्नांकित ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने, यानी वह ताप, यहाँ लिखिएगा वह ताप, इसको गोली मार, हाँ ये भी पद्दी बीच में कर दिया, एक्स्ट्रा लिख देता है। चलो तो बोलेंगे वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे लिए तो ऐसे माचिस मारेंगे जल जाएगा तुरंत, धीरे धीरे गर्म होते 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 जलने लगता है कि नहीं? एक बार तो नहीं जल गया, अब रुई लेंगे अब तो फटक से न जल जाएगा, कैसे जलाएंगे? तुरंत जल जाएगा। तो देखिए वही ज्वलन ताप हुआ, यानी कि धीरे धीरे गर्म किए ऐसा एक ताप आया जिससे धीरे धीरे क्या होने लगा, जलने। तो वही बोला कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, जलना शुरू करता है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, जलना शुरू करता है, उस पदार्थ का क्या कहलाता है, ज्वलन ताप। तो सब पदार्थ का अलग अलग ज्वलन ताप रहता है। अब केरोसिन तेल का ज्वलन ताप क्या है, ज्यादा है, ऐसे मारे धन से न धर लेगा। प्राकृतिक गैस LPG लीजिए, धन से न धर लेगा, उसका ज्वलन ताप क्या है, कम है, ज्वलन ताप कम है। ज्वलन ताप कम रहेगा तो जल्दी जल जाएगा, ज्वलन ताप कम रहेगा तो जल्दी जल जाएगा। ठीक है, ज्वलन ताप सबका अलग अलग होता है, कि जैसा नहीं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ज्वलन ताप क्या है? तो बोलेंगे वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, जलना शुरू करता है, उस पदार्थ का क्या कहलाता है, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप, जलन नहीं, ज्वलन ताप कहलाता है। सभी पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। आप कागज लीजिएगा उसका ज्वलन ताप अलग होगा, लकड़ी लीजिएगा उसका ज्वलन ताप अलग होगा, लोहा ले लीजिएगा उसका ज्वलन ताप अलग होगा। लोहा भी जलता है, देखेंगे नहीं, गर्म करते जाइए भट्टी में, इसमें पिघल के अपने हो जाता है। तो सबका ज्वलन ताप अलग अलग होता है, समझे कि नहीं? तो ज्वलन ताप समझ में आया? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, जलना शुरू करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। कोई दिक्कत? ज्वलन ताप में किसी को दिक्कत है? अरे ज्वलन ताप में किसी को दिक्कत है?
बउआ ज्वलनता में दिक्कत है? अब जानेंगे उत्प्रेरक। क्या जानेंगे? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? अब जानेंगे क्या उत्प्रेरक के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के बारे में आप क्या जानते हैं? वैसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, यानी कोई भी रासायनिक केमिकल इक्वेशन हो रहा है, ठीक है, कहीं भी रासायनिक क्रिया हो रहा है, उसमें भाग नहीं लेगा, इसको चुगली कहते हैं। ससुर के नाते चुगली चुतिया करके निकल जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि उत्प्रेरक क्या है? वैसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु उसकी उपस्थिति से प्रभावित अनुकूल हो जाता है, लेकिन रासायनिक क्रिया पर कुछ ना कुछ प्रभाव डाल जाता है। रासायनिक क्रिया या तो तेज कर देगा या तो स्लो कर देगा। बोला कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन रासायनिक क्रिया को या तो स्पीड को धीरे कर देगा या तो बढ़ा देगा, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। वैसा पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन रासायनिक क्रिया की जो गति है उसको बढ़ा देगा या घटा देगा, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। जैसे यहाँ देखिए एक अभिक्रिया हो रहा है C6H6, इसको बेंजीन कहते हैं। C6H6 को क्या कहते हैं? बेंजीन। हम क्या बोले? सुना नहीं, सुनता कम है, रटने पर ज्यादा फोकस करता है। हम क्या बोले? उत्प्रेरक के बारे में जाने। तो बोले कि वह पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की जो गति है उसको बढ़ा देगा या घटा देगा, उसी को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, यहाँ C6H6 इसको बेंजीन कहते हैं। क्या है? बेंजीन। C6H6 को अभिक्रिया किसे कहा है? Cl2 क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराएं। अब देखिए लोहा उत्प्रेरक है, यह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया पर प्रभाव डालेगा, या तो स्पीड कर देगा या तो स्लो कर देगा। यह अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक है? लोहा उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो बना दे रहा C6H5 और Cl साथ में HCl, तो यही उत्प्रेरक हुआ जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन रासायनिक क्रिया को स्पीड या स्लो कर देगा, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट जानेंगे। क्या जानेंगे? स्टरीकरण क्या है। नेक्स्ट क्या जानेंगे? स्टरीकरण क्या है। नेक्स्ट क्या जानेंगे? बोलिए, स्टरीकरण क्या है, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें सांद्र H2SO4, सांद्र मतलब होता है ड्राई, सूखा हुआ, ठीक है। तो ये बोला कि वह अभिक्रिया जिसमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बनिक अम्ल से प्रतिक्रिया यानी अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है। बोलेंगे वह अभिक्रिया जिसमें क्या? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, यानी सांद्र H2SO4 रहेगा, इसका उपस्थिति यानी प्रेजेंट रहेगा, एल्कोहल कार्बनिक अम्ल के साथ। एल्कोहल किससे अभिक्रिया करेगा? कार्बनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा? एस्टर बना देगा। क्या बना देगा? एस्टर बना देगा। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टरीकरण। फिर से बोलेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया। कैसा रासायनिक अभिक्रिया? वैसा रासायनिक जिसमें सांद्र H2S की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 के, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बनिक अम्ल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर देगा? एस्टर का निर्माण कर देगा। इसी को स्टरीकरण कहते हैं। यानी H2SO4 उपस्थित रहेगा, एल्कोहल कार्बनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा? एस्टर बना देगा। एस्टर बना देगा। इसी क्या कहते हैं? स्टरीकरण कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? स्टरीकरण। बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर देगा? एस्टर का निर्माण कर देगा। तो उसी को क्या कहते हैं? स्टरीकरण कहते हैं। एस्टर हो या एस्टर बनाया, एक पदार्थ बनाया, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टरीकरण। जैसे एग्जांपल देखिए, यह C2H5OH एल्कोहल है,
क्या है? एल्कोहल। एक कार्बनिक अम्ल है, तो एल्कोहल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? कार्बनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया। कौन उपस्थिति है? H2SO4, सांद्र H2SO4। तो ये देखिए यहाँ एल्कोहल कार्बनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा, किसका प्रेजेंस में? H2S, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कर रहा है। क्या बना रहा है? एस्टर। यही है एस्टर। यही क्या है? एस्टर। और साथ में क्या दे रहा है? जल। इसी को हम क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। इसी को हम क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। बोलिए मेरे करण अर्जुन। एल्कोहल दारू है, शराब पीते उसी को अल्कोहल भी कहते हैं। उसमें एल्कोहल की कुछ मात्राएं रहती हैं, ठीक है। अब क्या है, हम सेवन तो नहीं किए हैं, ठीक है। आप किए तो बहुत अच्छी बात, हम कभी नहीं किए हैं। लेकिन जो भी दारू पीते उसमें अल्कोहल की कुछ मात्राएं रहता है। हम पर एस्टरीकरण, तो हम बोले कि कप सिरप में जो पीते उसमें भी अल्कोहल रहता है, कुछ मात्रा अल्कोहल की रहता है, ठीक है। चलो देखो बउआ, निम्नांकित रासायनिक यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखे, यानी नीचे यौगिक दिया हुआ उसका रासायनिक सूत्र यानी फार्मूला लिखना है, केमिकल फार्मूला लिखना, ठीक है। ठीक है, आइए तो पहला है यूरिया। पहला क्या है? यूरिया। यूरिया के देखिए सूत्र क्या होता है? CaNH2, उसका होल 2। ये कौन है? यूरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? चीनी। चीनी का फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है? C6H22 और OH नहीं होना चाहिए, 11 है, O11। चीनी का है C6H12O11। किसका फॉर्मूला है? चीनी का। जो चीनी हम लोग खाते हैं ना, वो चीनी है। नेक्स्ट है जिप्सम। नेक्स्ट क्या है? जिप्सम। तो जिप्सम का सूत्र क्या आता है? CaSO4 into 2H2O। 2H2O ये जिप्सम है। 2 प्लास्टर ऊपर इसमें हाफ H2O रहता है। जिप्सम है तो CaSO4 into 2H2O। जिप्सम का फिर से बोलिए सूत्र, फिर से बोलो, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है नीला थोथा। नेक्स्ट क्या है? नीला थोथा। नीला थोथा क्या होगा? CuSO4 into 5H2O। किसका फॉर्मूला है? नीला थोथा। नेक्स्ट है तुतिया। नेक्स्ट कौन है? तुतिया। नेक्स्ट क्या है? तुतिया। नेक्स्ट क्या है? तुतिया। तुतिया का फॉर्मूला क्या होता है? ओही, या तो तुतिया बोले या नीला थोथा बोले। तुतिया बोलिए या नीला थोथा, दोनों एक ही है। चुतिया बोलिए या नीला थोथा बोलिए, दोनों एक ही है। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, दोनों एक ही है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्या है? बेकिंग, जिसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। क्या? बेकिंग सोडा। इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा। इसका उपयोग आप खास्ता बनाने में करते हैं, ठेकुआ खास्ता ये सब बनाने में करते हैं। ब्रेड में यूज होता है, ठीक है। निमक्यूम की बनाने में, कचरी उचरी बनाने में, ठीक है। तो ये सब का यूज होता है। बोलिए, वो तो कोल्ड ड्रिंक हो, पीने सोडा थोड़ी हो। चलिए कोई दिक्कत। आप जानेंगे धोबिया सोडा। इसको धोबिया सोडा बोलता है, धोबन सोडा बोलता है, बॉसिंग सोडा बोलता है। कौन कौन नाम है? वो धोने वाला सोडा मत समझना, ठीक है। ये बर्तन हो गया, कहीं काई लग गया, वो सबको धोने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, इसको धोबन सोडा भी बोलते हैं, धोबिया सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 10H2O। एक होता प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है?
तो ये सब ऑब्जेक्टिव में सबसे पूछे जाने वाला इंपोर्टेंट VVI प्रश्न है, सबसे VVI। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बोलिए, CaSO4 इंटू हाफ। हाफ मतलब आधा हाइड्रोजन, यहाँ क्या हाइड्रोजन है, आधा हाइड्रोजन, ये आधा पानी है, आधा H2O है, ठीक है। यहाँ धोबिया सोडा में 10 गो H2O, तो भुलाइएगा, ये सब क्या कर लीजिएगा, याद करिएगा, ये सब क्या कर लीजिएगा, याद, ठीक है। आगे बढ़िए, ऊपर करिए। आइए अब देखिए, जिनको संतुलित करने में तकलीफ था, यहाँ बहुत सारा संतुलित करने वाला प्रश्न है, कल का होमवर्क है, कल के लिए होमवर्क, हाँ मंडे के लिए होमवर्क है। चलिए ध्यान दीजिए बउआ, क्या है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने सिखाए हैं, अरे करने सिखाए हैं, तो मंडे को क्या करके आना है, संतुलित। क्या वो प्रश्न है, आगे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो प्रश्न, 8 गो प्रश्न को संतुलित करके आना, 8 प्रश्न को क्या करके आना है, संतुलित, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई श्योर कि आपको समझ में आया होगा, और इस चैप्टर की होगा यही समाप्ति। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।